हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग ट्यूटर। और मैं हूं आपका गुरु सर सत्येंद्र सर, लेके आ गया एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए। सबसे पहले तो क्षमा चाहेंगे, इतने दिन से हम आ नहीं पाए लाइव और इसकी वजह से आप लोगों को पढ़ने वीडियो यहाँ पे नहीं मिल पाए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको यहाँ पे कंटिन्यू वीडियो आती रहेंगी आपके लिए, नॉलेज के लिए। कुछ कारण के बस यहाँ पे हम नहीं आ पाए, वीडियो आपके लिए ला नहीं पाए, बट अब आपको किसी तरह की कोई भी समस्या की जरूरत नहीं होगी, किसी तरह की कोई भी समस्या आप लोगों को नहीं होगी। इसके लिए लेके आ गए हम आप सभी के लिए वीडियो, नए नए अच्छे टॉपिक्स, नए नए सब्जेक्टों से नई नॉलेज आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले आप सभी को पता है कि आपके सर जब तक कोई शायरी, किसी तरह की मोटिवेशन लाइन नहीं बोलेंगे तब तक क्लास स्टार्ट नहीं होती है। तो आज की लाइन है, भरा नहीं जो भाव से बहती उसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं। जैसे कि आप सभी को लोगों को पता है कि आजकल देश में चल रहा है, अभी इस समय बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल मची है, देश में हमले चल रहे हैं। तो इसके बीच हम सभी देशवासियों का ये होना चाहिए ताकि हम एक साथ रहें, इकट्ठे रहें, एकत्र रहें और देश मजबूत रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या कुछ है खास। जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा बैकग्राउंड में, ये आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गैमेटोजेनेसिस। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है गैमेटोजेनेसिस आखिर। और बता दो, ये सब्जेक्ट ओबीजी सब्जेक्ट से लिया गया टॉपिक है और देखते हैं कि क्या होता है गैमेटोजेनेसिस, कैसे क्या होता है, सब पढ़ते हैं हम डिटेल में। और आपको बहुत सारे यहाँ पे मिलेंगे नए नए टॉपिक्स। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आता है हमारा चैनल, आपको लगता है कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पे मिलते हैं आपको, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखने ना भूलें मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग ट्यूटर। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं क्या कुछ है खास। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन ऑफ टू हाईली स्पेशलाइज्ड सेल। ये क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जहाँ पे मैच्योरेशन, ये क्या एक प्रोसेस होती है मैच्योरेशन की, टू हाईली स्पेशलाइज्ड सेल। दो ऐसे सेल जो कैसे हैं? दो हाईली मैच्योरेशन सेल, यानी कि मैच्योरेशन वाले सेल जो मैच्योर हो रहे हैं, एक प्रोसेस है, उन सेलों की मैच्योरेशन की एक प्रोसेस है, दो हाईली। ठीक है, अब कौन से हाईली स्पेशलाइज सेल हो सकते हैं? सबसे पहले जैसे कि आपने अंडरलाइन ऑलरेडी मैंने कर रखी है यहाँ पे कि स्पर्मेटोजिया इन मेल। तो यहाँ पे कौन सा? स्पर्मेटोजिया मेल। स्पेशली हम ये कह सकते हैं कि मेल में जो देखी जाती है सेल स्पर्मेटोजोआ, वो प्रोसेस कहलाती है यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी कि स्पर्मेटोजिया जो सेल है, ये सेल को ही बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे क्या है, जो सेल है हमारी मेल की, उसका निर्माण होना, उसका मैच्योरेशन होना, उससे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड बात करें फीमेल में, फीमेल में होती है ओवम। ओवम का बनना, मैच्योरेशन होना, उससे बोलते हैं oogenesis, कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, आगे हम टर्मिनोलॉजी देखते हैं, फिर मैं समझाता हूँ इसका कि गोनाड्स, गोनाड्स होता है टेस्टिस। मेल में स्पेशली जो गोनाड्स पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं टेस्टिस, और फीमेल में जो पाया जाता है उसे बोलते हैं ओवरी। वहीं हम बात करें फिर दूसरी टर्मिनोलॉजी की, तो गैमेट्स। गैमेट्स क्या होते हैं? स्पर्म। मेल में जो गैमेट्स पाए जाते हैं वो होते हैं स्पर्म जो रिलीज होते हैं, और ओवम जो गैमेट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ओवम जो स्पेशली फीमेल पाए जाते हैं। तो कि गोनाड से ही रिलीज होता है हमारा गैमेट्स, और मेल में स्पेशली, और फीमेल में ओवरी से ही रिलीज होता है ओवम। तो यहाँ पे इसीलिए गैमेटोजेनेसिस है, क्योंकि यहाँ पे क्या गैमेट्स, इनका क्या हो रहा है? बनना। जेनेसिस, गैमेट्स का बनना। जेनेसिस का मतलब होता है यहाँ पे बनना, और गैमेट्स जो वहाँ पे सेल है तो उसका बनना मेल का। मेल में अगर बन रहा है तो उसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जैसे कि आपने देख लिया है, और फीमेल में अगर बन रहा है तो उसे हम बोलते हैं oogenesis। तो चलिए हम आगे देखने से पहले कि कैसे प्रक्रिया बढ़ती है, कैसे बनती है, वो देखने से पहले हम ये देखते हैं स्ट्रक्चर कि अगर फीमेल में जो गैमेट्स होते हैं जिसे हम ओवम बोलते हैं, या मेल में जो होते हैं गैमेट्स जिसे हम स्पर्म बोलते हैं, वो होता कैसा है, दिखता कैसा है, क्या क्या उसके अंदर पाया जाता है, कौन सी लेयर होती है, क्या होता है, वो हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्रोसेस देखेंगे। तो चलिए पहले स्ट्रक्चर की बात करें, लेते हैं फीमेल, फीमेल के गैमेट्स ओवम को। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर, इतना अच्छा सुंदर तो नहीं होगा, बट आपको यहाँ पे समझ में जरूर आ रहा होगा कि यहाँ पे अब ड्राइंग मेरी ऐसी है भाई। तो देख लीजिए आप स्ट्रक्चर यहाँ पे किस तरह से ओवम। तो ओवम सबसे पहली जो लेयर है यहाँ पे उसे बोलते हैं कोरोना रेडिएटर। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये गोल गोल से स्ट्रक्चर यहाँ पे बने हुए हैं,
ये लेयर है, सबसे फर्स्ट लेयर जो ओवम की होती है, जिसे हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटर। ये फर्स्ट लेयर जिसे हम बोले कोरोना रेडिएटर। उसके अंदर की बात ना रेडिएटर की, तो उसके अंदर पाए जाते हैं फॉलिकल सेल। ये छोटे छोटे से आपको दिख रहे होंगे, ये छोटे छोटे से ये होते हैं फॉलिकल सेल। इसके बाद सेकेंड अगर मेम्ब्रेन की बात करें, सेकेंड मेम्ब्रेन या लेयर कौन सी होती है ओवम की, तो उसे हम बोलते हैं जोना पेलिसिडा। इसे हम बोलेंगे जोना पेलिसिडा। सेकेंड जो मेम्ब्रेन पाई जाती है ओवम में, जिसे हम बोलते हैं जोना पेलिसिडा। इसके बाद तीसरी अगर मेम्ब्रेन की बात करें, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तीसरी अगर हम बात करें, इसे हम बोल रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीसरी लेयर की बात करें। और दो लेयर के बीच में जो स्पेस पाया जाता है, स्पेशली जोना पेलिसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम बिटलाइन मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, तो दो नाम इसके होते हैं, या तो हम इसे कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर बिटलाइन मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके बाद फिर कोई लेयर नहीं होती यहाँ पे, तो इसलिए ये अटैच होती है किससे, ऊप्लाज्म साइटोप्लाज्म से, इसलिए इसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर बिटलाइन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसे हम। और क्या है कि इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम बोलते हैं पेरीबिटलाइन स्पेस। ठीक, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर ये डॉट डॉट्स, ये लेयर हमारी जो है जिसे हम बोले जोना पेलिसिडा। ठीक, इसके और इस लेयर के बीच पर यहीं पे हमारा जब क्या है कि सेल आगे जब डिवीजन होती है, तो पोलर बॉडी जो सेकंड बनती है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, से फर्स्ट पोलर बॉडी। इसके अंदर की बात करें तो उसके बाद फिर हमें लेयर देखने मिलती है, उसके बाद तो लेयर खत्म हो जाती है, उसके बाद देखने मिलती है हमें यहाँ पे कॉर्टिकल ग्रैनुल्स। छोटे छोटे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, छोटे छोटे से ये, तो ये हमारे चारों तरफ लेयर जो है हमारी बिटलाइन मेम्ब्रेन, उसके अंदर फिर पाए जाते हैं हमारे कॉर्टिकल ग्रैनुल्स। और हम उसके अंदर स्ट्रक्चर जाए तो वहाँ पे हमें साइटोप्लाज्म या फिर ऊप्लाज्मियम उसे बोल सकते हैं। ऊप्लाज्म इसलिए क्योंकि ये ओवम के अंदर जो है फ्लूइड है। ठीक है, तो उस फ्लूइड जैसे कि सेल स्पेशली नॉर्मली जो होती है हमारी बॉडी की, उसके साइटोप्लाज्म होते हैं। साइटो मतलब सेल, तो ये कौन सी सेल है, ओवम, तो इसीलिए हम इसे ऊप्लाज्म भी बोल सकते हैं या साइटोप्लाज्म भी आप कह सकते हैं। इसके अंदर फ्लूइड कैसा लिक्विड होगा। और उसके बाद फिर होता है न्यूक्लियस। आप सभी को पता है कि हर सेल के अंदर न्यूक्लियस जरूर पाया जाता है। अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। स्पेशली केवल आरबीसी में नहीं पाया जाता, इसीलिए 120 दिन बाद वो डेड हो जाती है, रिपेयर नहीं हो सकती, क्योंकि पूरा कंट्रोल न्यूक्लियस का रहता है और न्यूक्लियस ही रिपेयर का काम भी करती है। एक तरह से हम ब्रेन कह सकते हैं उसे। तो यहाँ पे हमें फिर देखने को मिलता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है ओवम का। ओवम का क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, 3 लेयर होती है, उसके अंदर कौन सा फ्लूइड होता है, ग्रैनुल्स क्या होते हैं, कॉर्टिकल्स ग्रैनुल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस पे आ जाता है फर्स्ट पोलर बॉडी। ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि मेल का, कि मेल में की जो सेल स्पेशली होती है इसे हम जर्म सेल भी कहते हैं। ठीक है, आपको बता दूं कि ओवम और स्पर्म को हम जर्म सेल भी कहते हैं। तो हम देखते हैं अब यहाँ पे कि स्पर्म जो होता है मेल के स्पेशली जो गैमेट्स होता है उसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये जस्ट लाइक एक हम स्नेक या सांप की तरह कह सकते हैं, उस तरह के स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे एक हमें देख रहे होगे आप, एक लेयर ऐसी पाई जा रही है जिसे हम एक कह सकते हैं उसकी बॉडी का हेड। तो ये सबसे पहले एक हेड देखने को मिलता है स्पर्म का। हेड के अंदर हमें सेकंड इस तरह से ये हमारा हेड देखने को मिल रहा है। इसके अंदर जस्ट आपको रेड रेड कलर का ये दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं एक्ट्रोसोमल वेसिकल्स। और ये एक तरह से कंटेन कर रहा है हाइड्रोनेज एंजाइम, जो कि आगे जाके जब ये फर्टिलाइजेशन होगा, जो स्पर्म है जो ओवम से फर्टिलाइजेशन होगा, तो इस लेयर को ये रप्चर करेगा, ब्रेक करेगा अंदर एंटर होने के लिए। तो उसको ब्रेक करने के लिए जो फ्लूइड की जरूरत पड़ती है वो होता है यही हाइड्रोनेज एंजाइम जिसे हम बोलते हैं, ये यहाँ पे पाया जाता है। तो इसे बोलते हैं एक्ट्रोसोमल वेसिकल्स। इसके बाद तीसरा स्ट्रक्चर इसके अंदर जो हमें देखने को मिलेगा वो होता है, आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में इसे देखने मिलता है, ये होता है हमारा न्यूक्लियस। तो ये पाया जाता है इसके अंदर, जैसे आप पता है कि किसी भी हर सेल में जाता है न्यूक्लियस पाया ही जाता है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे हमें एक सेंट्रियोल्स देखने को मिलेगा, और उसके बाद यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए जरूरी क्योंकि आपको पता भी, आप पढ़ चुके होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। 38 एटीपी पे एक ग्लूकोज बनाती है हमारी। तो यहाँ पे अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो इसे पावर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि स्पर्म ही जाएगा ओवम के पास, ओवम नहीं आएगा। तो जाने के लिए इसको चाहिए पावर, तो इस वजह से यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो एनर्जी का काम यहाँ पे करती है। उसके बाद हमें देखने को मिलेगी
एक यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। जैसे कि आपको पता है ये पूरा जितना भी हेड है इसका बाहर की पूरी कवरिंग है, ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरह से। और इसके अंदर देखने को मिलेगा एक्सियल फिलामेंट्स, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ग्रीन कलर ब्लू कलर में, ये आपको देखने को मिलेंगे एक्सियल फिलामेंट्स। और इसको हम डिवाइड करेंगे तो 3 पार्ट में, इसका हेड हो गया, ये मिड पीस और ये टेल इसकी होगी। तो ये मैं 3 पार्ट में डिवाइड करने को मिलता है, इसका हेड, मिड पीस और टेल। और ये इसके बाहर से कवरिंग लेयर होती है, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे इसमें भी आपने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, इसमें यहाँ पे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें देखने को मिलेगी। उसका एक्रोसोमल वेसिकल देखने को मिलेंगे, न्यूक्लियस, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके बाद एक्सियल फिलामेंट, ये हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए, आपने जैसे कि देख लिया कि सबसे पहले हमने डेफिनेशन देख ली कि आखिर क्या होती है गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स का बनना। गैमेट्स मतलब इन दोनों का, ठीक है, ओवम का और स्पर्म का। ओवम का क्या होता है, ओवम बनना स्टार्ट कब होता है, एक ये भी क्वेश्चन रहता है बच्चों का कि ओवम सर स्पर्म बनते कब है। तो दोनों की प्रोसेस अलग होती है। ओवम जो बनता है वो बनता है जब फीमेल बच्चा मदर के यूट्रस में होगा, उसी समय ये ओवम बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और जबकि अगर स्पर्म की बात करें तो स्पर्म जब बेबी मेल होता है, बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जब वो प्यूबर्टी एज में पहुंच जाता है, स्पर्म तब बनना स्टार्ट होते हैं। तो ये डिफरेंस रहता है थोड़ा इसमें कि ओवम जो होता है वो फीमेल बेबी जब यूट्रस में होगा मदर के, तभी बनने स्टार्ट हो जाते हैं ओवम। जबकि स्पर्म जो होता है वो प्यूबर्टी जब मेल बेबी जो होता है बच्चा, तब बनना स्टार्ट होते हैं। तो ये हमारे स्ट्रक्चर थे कि क्या स्ट्रक्चर होता है ओवम का और क्या स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है। जिस किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना हो, लिखना हो, लिख लें। फिर हम देखते हैं कि आगे प्रोसेस कि ओवम आगे कैसे जो है, जैसे मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि यूट्रस के अंदर जब फीमेल बेबी होता है तभी बनने स्टार्ट होते हैं। तो कैसे बनते हैं, कितने क्या होते हैं, किस समय पे, और स्पर्म कैसे बनते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो जिसे भी स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम देखते हैं आगे। तो मेरे हिसाब से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए देखते हैं अब आगे की प्रोसेस। जैसे कि हमने अभी बताया था कि oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आपको जैसे मैंने बता दिया था, oogenesis जो होता है जब फीमेल बेबी यूट्रस के अंदर होता है, उसी समय से ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है oogenesis की, ठीक है, यानी कि ओवम का बनना। और वहीं बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का बनना, तो वो स्टार्ट होता है जब मेल बेबी जो है मेच्योर हो जाता है, यानी कि प्यूबर्टी एज में पहुंच जाता था। तो सबसे पहले हम देखते हैं oogenesis, आखिर oogenesis कैसे प्रक्रिया स्टार्ट होती है, कैसे क्या होता है, वो हम देखते हैं। तो oogenesis में सबसे पहले मैं बता दूं कि ये प्रक्रिया जैसे कि अभी बताया कि यूट्रस में जब फीमेल बेबी होगा तब स्टार्ट होती है। उस समय पे यहाँ पे जर्म सेल सबसे पहले बनते हैं ओवरी से। ओवरी आपको पता है गोनाड्स जो होते हैं फीमेल का, तो वहां से सबसे पहले जर्म सेल बनेगी। और यहाँ पे 2n का मतलब होता है कि उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी, 46। तो 46 यहाँ पे 2 मंथ पे, 2 मंथ पे यहाँ पे जर्म सेल की देखेंगे कि 2 मंथ में जर्म सेल से oogonia में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है 2 मंथ पे। तो 2 मंथ में क्या हो रहा है, यहाँ पे जर्म सेल से oogonia बन रही है 2 मंथ पे, और यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है। माइटोसिस मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा सेल में कि माइटोसिस और मियोसिस, एक सेल से 2 सेल बनना, 2 से 4, उससे बोलते हैं माइटोसिस। यहाँ पे सेम, यहाँ पे 2n और 2n यहाँ पे रहेंगे। आपको पता है कि माइटोसिस में कभी भी सेल जब रिप्लिकेशन होता है 1 से 2 बनेंगे तो सेम बनती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसमें जो क्रोमोसोम संख्या हाफ नहीं होगी, उसमें 46 ही रहेगी। जब मियोसिस होता है उस समय पे 46 की 23 जो है वो रह जाती है यहाँ पे क्रोमोसोम। तो यहाँ पे फिर क्या है, oogonia बनेगी, यहाँ पे oogonia बन जाएगी यहाँ पे 2 मंथ में। जर्म सेल से oogonia बनने में 2 मंथ लगते हैं। यहाँ पे बेबी अभी भी फीमेल बेबी यूट्रस में ही है, तब ये प्रोसेस चल रही है। और उस समय पे oogonia कितनी बनेगी, 5 से 7 मिलियन, 5 से 7 मिलियन यहाँ पे oogonia होंगी। अगर हम इसे लाख में भी कन्वर्ट करें तो आपको पता है 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 50 से 70 लाख हम कह सकते हैं कि oogonia यहाँ पे होंगी। और यहाँ पे क्रोमोसोम संख्या कितनी होगी इस समय, यहाँ पे भी 46 ही होगी। फिर उसके बाद oogonia दोबारा से माइटोसिस हो गया यहाँ पे, और फर्स्ट oocyte बनता है। और ये प्रक्रिया 4 महीने में फिर कंप्लीट हो जाती है। क्या है, चौथे महीने हम ये कह सकते हैं। ऐसा नहीं बता रहा हूँ मैं कि 2 महीने बाद फिर और 4 महीने लगे, चौथे महीने पे यहाँ पे क्या होगा कि ये प्रक्रिया स्टार्ट होगी और यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट oocyte यहाँ पे। और 4 मंथ पे बात करें हम, तो 4 मंथ पे oogonia यहाँ पे कितनी है, 5 से 7 मिलियन इस समय। अब यहाँ पे oogonia से क्या होगा, oogonia से फर्स्ट oocyte जो बनेगी वो बनेगी 4 मंथ। 4 मंथ पे यहाँ पे माइटोसिस हुआ और यहाँ पे फिर फर्स्ट oocyte या प्राइमरी oocyte यहाँ पे बन गया। और यहाँ पे भी संख्या कितनी है, 2 मिलियन। अब यहाँ पे जो oocytes हैं उनकी संख्या जो कितनी रहेगी,
2 मिलियन या फिर 20 लाख रहेगी। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये क्या है डीजनरेटिव होती जाएंगी। जो मेच्योर होंगे, जो स्ट्रांग होंगे वो बने रहेंगे, और आपको पता है जो कमजोर होते हैं वो ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय होते जाएंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट जब ऊसाइड बन गया तो वो 2 मिलियन बने यहाँ पे, और उसके बाद 2 मिलियन बन गए यहाँ पे, और यहाँ पे अभी भी संख्या कितनी रहेगी, वो रहेगी यहाँ पे 2n। यहाँ पे अभी भी संख्या 2n ही रहेगी, और 9 मंथ में यहाँ पे प्रक्रिया फिर आगे बढ़ेगी ये फर्स्ट ऊसाइड, और फर्स्ट ऊसाइड यहाँ पे फिर 9 मंथ पे अरेस्ट यहाँ पे होगी, यानी जैसे ही 9 मंथ हो जाएंगे उसके बाद फिर अरेस्ट हो जाती है, ये अरेस्ट होगी प्रोफेज में। ठीक है, बर्थ टू प्यूबर्टी मियोसिस फर्स्ट प्रोफेज में यहाँ पे क्या होगी, ये अरेस्ट हो जाएगी। मतलब कि जैसे प्रक्रिया यहाँ पे बेबी बड़ा होने वाला, अब 9 मंथ हो चुके हैं यहाँ पे, और आपको पता है कि बेबी का बर्थ जो होता है वो 9 महीने पर ही होता है। तो जैसे ही बच्चा डिलीवर होने वाला होगा तो ये प्रक्रिया वहीं पे रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। और स्टॉप कब होगी, उस समय जो प्रोसेस चल रही होगी वो होगी मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट प्रोसेस चल रही होगी, और वो क्या होगी प्रोफेज में। जैसे आपने पढ़े होंगे सेल डिवीजन, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, तो वो फर्स्ट प्रोसेस चल रही होगी प्रोफेज मियोसिस फर्स्ट, और ये क्या होगा यहीं पे अरेस्ट हो जाएगी। ठीक है, यहीं पे जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे देख, अरेस्ट फेज बर्थ टू प्यूबर्टी, यानी कि बर्थ से लेके जैसे बच्चा पैदा हुआ और जब तक अब प्यूबर्टी नहीं आएगी तब तक ये प्रक्रिया यहीं पे रुकी रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। क्योंकि आपको पता है कि जब बर्थ होगा बेबी का उसके बाद प्यूबर्टी आएगी, उसके बाद ही आपको पता है मैच्योरेशन होता है, और जब मैच्योरेशन होगा तो उसी समय तब प्रक्रिया दोबारा स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे क्या दोबारा प्रक्रिया कब स्टार्ट होगी, प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के समय पे दोबारा प्रक्रिया ये स्टार्ट होगी, और यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट प्रोफेज में ये अरेस्ट हो गई है। और जैसे ही जो फीमेल बेबी है प्यूबर्टी में पहुंचेगा तो मियोसिस जो फर्स्ट है प्रोसेस जो वहाँ पे अरेस्ट होगी, तो वो यहाँ पे जैसे ही वो प्यूबर्टी में पहुंचेगी महिला, मतलब कि बच्चा पहुंचेगा जैसे ही, तो वो कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद फिर क्या होगा यहाँ पे, और वो जो फर्स्ट आपको पता था फर्स्ट ऊसाइड था वो कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंड ऊसाइड में, सेकेंडरी ऊसाइड में कन्वर्ट होगा वो, और वहीं से प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी मियोसिस सेकेंड। अब यहाँ पे क्या है कि ये कन्वर्ट हुआ फर्स्ट ऊसाइड से सेकेंड ऊसाइड बना, और मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गई प्रोसेस, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कब हुई, जैसे प्यूबर्टी में आ गए और कंप्लीट हो गई तो दूसरी प्रोसेस स्टार्ट हो गई मियोसिस फर्स्ट। यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हुई, और प्लस सेकेंडरी ऊसाइड के साथ साथ एक यहाँ पे क्या पोलर बॉडी बनी। जैसे स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको कि एक साइड में पोलर बॉडी भी थी, तो यहाँ पे पोलर बॉडी क्या होती है, जैसे कि यहाँ पे सेकेंडरी ऊसाइड है उसका सेम स्ट्रक्चर होगा छोटा सा, तो उसे बोलते हैं पोलर बॉडी। और यहाँ पे मियोसिस सेकेंड जो स्टार्ट हो जाएगी, सेकेंडरी ऊसाइड जो था वो यहाँ पे बना, प्लस सेकेंड फर्स्ट पोलर बॉडी बनी, मियोसिस सेकेंड जो प्रोसेस थी वो स्टार्ट हो गई यहाँ पे। अब क्या होगा यहाँ पे, जब मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो गया और इस समय पे जब सेकेंड ऊसाइड कंप्लीट हो गया, अब सेकेंडरी ऊसाइड बन गए और मियोसिस सेकेंड जो है वो स्टार्ट हो गई थी। इस समय यहाँ पे इनकी संख्या कितनी होगी, 4 लाख से, जब बेबी पैदा हुआ जब बर्थ हुआ उस समय 4 लाख थी, 4 लाख से लेके, और जब प्यूबर्टी पहुंचा तो वो रहेगी कितनी, 400 संख्या रहेगी इस समय यहाँ पे सेकेंडरी ऊसाइड की। तो ये कम कब हुई है, जब बेबी फीमेल पैदा हुआ उस समय लेके प्यूबर्टी तक 4 लाख से 400 पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, फिर जब प्यूबर्टी पहुंच गई तो वहां पे क्या होगा, फिर ओवुलेशन, हार्मोन्स वगैरह वहां पे चेंजेस होगा, ग्रोथ होगी, हार्मोन्स की बनेंगे, कम ज्यादा होंगे वहां पे, और वहां पे हमें ओवुलेशन देखने को मिलेगा। अगर उस समय ओवुलेशन हो गया और स्पर्म अगर नहीं मिलता है तो नॉट फर्टिलाइज यहाँ पे होगा, जब स्पर्म नहीं मिलेगा तो नॉट फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइज नहीं होगा और डीजनरेट हो जाएगा 24 घंटे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि इसका अगर लाइफ स्पान की बात करें कि जो ओवम होता है वो कितने समय तक सही रहता है, तो वो रहता है 12 से 24 घंटे। ठीक है, 12 से 24 घंटे के लिए ओवम सही रहता है। उस समय अगर स्पर्म मिल गया तो वो फर्टिलाइज होगा, अगर नहीं मिला तो फर्टिलाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 24 घंटे बाद ये डीजनरेटिव हो जाएगा। और अगर यहाँ पे स्पर्म मिल जाता है, यहाँ पे जैसे लिखा मैंने स्पर्म यहाँ पे मिल गया तो यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइज हो जाएगा, और फर्टिलाइज हो रहा है ये, और फर्टिलाइज होकर ये बनाएगा मेच्योर ओवम। यहीं पे मियोसिस जो सेकेंड स्टार्ट हुई थी प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, और जो मेच्योर ओवम होगा उसी को हम बोलते हैं ग्राफन फॉलिकल, और उसके साथ ही यहाँ पे सेकेंड पोलर बॉडी भी बनेगी। तो ये पूरी प्रोसेस थी हमारी oogenesis की। अब हम इसके बाद देखते हैं हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस, कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2-4 पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट कुछ लिखे हैं वो आपको बता दूं,
कि स्टार्ट आफ्टर द प्यूबर्टी, ताकि आपको पता रहे कि ये जो स्टार्ट होती वो हो रही थी यूट्रस में, जब बेबी यूट्रस में था उस समय ये प्रोसेस स्टार्ट होगी, जबकि ये प्रोसेस स्टार्ट होगी आफ्टर। ठीक है, ये प्रोसेस जो स्टार्ट होगी आफ्टर प्यूबर्टी, जब मेल बेबी जो है वो बड़ा हो गया, प्यूबर्टी पहुंच गया, तब ये प्रोसेस स्टार्ट होगी। और इसकी जैसे मैंने इसके लाइफ स्पैम बताई थी 12 से 24 घंटे होती, वैसे स्पैम की भी रहती 48 से 72 घंटे। 48 से यानी कि 48 से 72 आवर इसकी लाइफ स्पैम रहती। उस समय अगर इसको ओवम मिल जाता है तो ये फर्टिलाइज हो जाएगा। उसके बाद मैच्योरेशन प्रोसेस की बात करें 61 दिन, यानी कि स्पैम बन तो जाता है लेकिन मेच्योर होने में उसे 61 दिन लगते हैं। अगर उससे पहले अगर जो स्पर्म है वो वहां पे ओवम के पास पहुंचता है तो वो किसी तरह से फर्टिलाइजेशन नहीं करा पाएगा, पहले वो पहुंच नहीं पाएगा क्योंकि वो मेच्योर नहीं हुआ। तो स्पर्म को मेच्योर होने में 61 दिन यानी 61 डेज लगते हैं। अब हम देखते हैं इसकी प्रोसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे क्या हुआ, जर्म सेल, सबसे पहले जर्म सेल बनेगा। और यहाँ पे 2n मैंने बताई दिया आपको कि क्रोमोसोम की संख्या होती है वो होती 46 यहाँ पे। जिसके बाद स्पर्मेटोगोनिया बनेगी, यहाँ पे माइटोसिस होगा, स्पर्मेटोगोनिया बनेगी। यहाँ पे भी क्रोमोसोम संख्या कितनी रहेगी, 46 ही रहेगी। उसके बाद दोबारा यहाँ पे माइटोसिस हो गया और यहाँ पे बनेंगे फिर फर्स्ट स्पर्मेटोसाइट्स। अगर आपने ये वाली प्रोसेस समझ ली सही से तो इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि इसमें आपके फर्स्ट oocyte सेकेंडरी oocyte बने थे, सेम इसी प्रोसेस में रहेगी। यहाँ पे फर्स्ट oocyte बनेगा और क्रोमोसोम संख्या रहेगी 46 यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे म्योसिस फर्स्ट स्टार्ट होगा, म्योसिस फर्स्ट स्टार्ट होगा और यहाँ पे म्योसिस फर्स्ट के थ्रू यहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी oocyte बनेंगे। और आपको पता है म्योसिस फर्स्ट स्टार्ट हो गया तो क्रोमोसोम संख्या हाफ हो जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे हमें देखने मिलेंगे 23 क्रोमोसोम, यहाँ पे हमें 46 देखने मिले तो यहाँ पे 23 हो जाएंगे। अब सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो कन्वर्ट होंगे स्पर्मेटिड्स में और यहाँ पे स्टार्ट होगी प्रोसेस फिर म्योसिस सेकेंड। स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं, विदाउट टेल स्पर्म, यानी कि इनकी टेल नहीं होगी। यहाँ पे मैं छोटा डायग्राम भी बना दिया है कि इनमें क्या स्पर्म तो बन गए हैं बट इनकी टेल नहीं है अभी, पूंछ नहीं है अभी। तो ये बिना पूंछ जो स्पर्म होते हैं उन्हें बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। तो यहाँ पे क्या हुआ फिर स्पर्मियोजेनेसिस। एक चीज का विशेष ध्यान रखें शब्दों में, यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस है, ये स्पर्मियोजेनेसिस है। तो ये प्रोसेस जब टेल आना यानी जो स्पर्म बन गए हैं केवल उनकी जिसकी पूंछ नहीं है उस पूंछ के आने की प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, स्पर्मियोजेनेसिस होगी और यहाँ पे टेल जो है आ जाएगी। और जब टेल आ जाती है उसे बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ विद टेल। और यहाँ पे भी क्रोमोसोम संख्या कितनी रहेगी, 23 रहेगी। तो ये हमारी आज की प्रोसेस थी, आज की प्रक्रिया थी स्पर्मेटोजेनेसिस। आई होप आपको पसंद आया होगा टॉपिक, आपको समझ में आया होगा सब्जेक्ट। अगर आपको ये सब्जेक्ट समझ में आता है, हमारे टॉपिक समझ में आते हैं, हम जो पढ़ाते हैं वो आपको समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं हमें कि हमें आपका पढ़ाया हुआ कैसा समझ में आता है। अगर आपको कुछ और टॉपिक चाहिए और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पता है अगर कि सर ये हमें बता दीजिए, ये पढ़ाइए, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, वो हम आपको टॉपिक जरूर पढ़ाएंगे आपके एग्जाम के पर्पज से। आप सभी को पता है आपके एग्जाम आते रहते हैं, चाहे वो आपके कंपटीशन एग्जाम हो, नॉर्सेट को हो, चाहे वो आपका GMCH का हो, चाहे वो आपका चंडीगढ़ हो, चाहे आपका UPPSC का हो, चाहे आपके कॉलेज फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर GM या BSc नर्सिंग NM कोई भी हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, आपके टॉपिक को जरूर हम क्लियर करेंगे और कैसा आपको समझ में आता है ये भी हमें जरूर बताएं। जाने से पहले प्लीज़ आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपको हमारा चैनल समझ में आता है नर्सिंग ट्यूटर, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाना तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नहीं पहुंचेगा। तो प्लीज़ इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और जाने से पहले एक चीज़ और मैंने आज से स्टार्ट की है कि एक क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट के लिए मैं छोड़ के जाया करूँगा वीडियो में और कमेंट में मुझे उसका आंसर चाहिए, ठीक है। तो मुझे आज के जो क्वेश्चन है वो आज का क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताएं कि हाइपरथर्मिया, जो हाइपरथर्मिया होती है तो उस समय टेम्परेचर कितना होता है, किस टेम्परेचर को हम कहते, जैसे आपको पता है नॉर्मल हमारा बॉडी टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो या उसी हिसाब से हमें कमेंट में ये बताएं कि हाइपरथर्मिया पे पेशेंट का कितना टेम्परेचर होगा, चाहे वो डिग्री सेल्सियस में आप बता सकते हैं, चाहे फ़ारेनहाइट बता सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो चलिए अब यहीं पे आज की हम क्लास समाप्त करते हैं और ऐसे ही हमारा वीडियो देखते रहें। शुक्रिया, जय हिंद।